नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना संकट के बीच अब बिहार में चुनावी तैयारी की शुरुआत हो गई है। बयानबाजी के बीच अब नेता रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। सत्ताधारी दल जेडीयू भी चुनावी तैयारी में है। कल सीएम नीतीश कुमार ने इसी कड़ी में जेडीयू के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद ललन सिंह, आरसीपी सिंह, मंत्री अशोक चौधरी और संजय कुमार झा मौजूद रहे। कल देर शाम घंटों की बैठक में चुनावी रणनीति बनी। बताया जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद की सीटों पर उम्मीदवारी पर भी चर्चा हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जून से लगातार 6 दिनों तक सभी 38 जिलों के जेडीयू नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। तो चुनावी मोड में भी अब जेडीयू नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बतौर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से सीधे रुख करते हैं। आनंद, एक तरफ कोरोना से बचने की तैयारी भी सरकार के तौर पर आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष चूंकि खुद नीतीश कुमार हैं, इस लिहाज से पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में जान भी फूंकना है आने वाले चुनाव को लेकर। स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, अहम मुद्दे क्या है, क्योंकि कोरोना के बाद से बदले परिस्थितियों में चुनाव होंगे। देखिए सुमित, निश्चित तौर पे कोरोना संक्रमण के दौर में ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है और कई मायनों में बेहद अलग चुनाव होने वाला है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरे बिहार का हालचाल जान रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और पिछले कई दिनों से, ये सिर्फ कल की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के तमाम जिलों में जो पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एमपी और एमएलए से भी बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और कोरोना संक्रमण के दौरान ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय परिस्थितियां क्या हो सकती है कोरोना संक्रमण के दौर को लेकर, खासकर जब कोरोना संक्रमण को लेकर जो सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं उस उपाय का जनता पे क्या असर पड़ा, वो फीडबैक लेना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और इसी कड़ी में लगातार बैठक जारी है। 7 तारीख को बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पे फिर से वो अपने जमीनी असर के कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत, प्रखंड, तमाम अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इसके लिए बात करने के लिए सुमित। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हैं और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा है। सबसे पहले हम खालिद जी से ही बात कर लेते हैं क्योंकि शुरुआत आप ही के पार्टी ने सबसे पहले किया था, भले ही बहाना कोरोना संक्रमण को लेकर हो, लेकिन चुनावी तैयारी जिस तरीके से हो रही है, एक तरीके से कमान नीतीश कुमार ने खुद संभाल लिया, इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए और क्या आप रणनीति इस बार बना सकते हैं चुनाव को लेकर, खासकर कोरोना संक्रमण के दौर में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है, इसमें बिल्कुल सही है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है बिहार को बचाने का। कोरोना से बिहार को कैसे बचाएं, बिहार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, बिहार के लोगों के पास सारी चीज़ें पहुंच जाए, खाने की चीज़ें पहुंच जाए। वो तो मान लिए, खा लीजिए, वो हम मान लिए, वो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो तमाम बातें हैं, लेकिन इसी के बीच में चुनावी अभियान का श्री गणेश करना और लगातार अपने बड़े नेताओं, छोटे नेताओं से बातचीत करना, तो ये इस बार का चुनाव क्या कोरोना जो संक्रमण को लेकर राहत चलाई जा रही है उसी को मुद्दा बना के आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, अभी आनंद जी, मुद्दे की बात नहीं है, अभी बात चुनाव जिसको नजर आता हो, जिस पार्टी को नजर आता हो। हमारी पार्टी की आपने देखा होगा, नीतीश कुमार ने ये कहा अपनी पार्टी के तमाम वर्कर को कि आप क्वारंटाइन सेंटर की मॉनिटरिंग कीजिए, किसी को कोई परेशानी ना हो। हम अभी चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कोरोना के कहर के दौरान बिहार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, सभी लोग ये भी तो तैयारी का ही एक अंश है ना खालिद जी। आप इसी बहाने तो फीडबैक लेना चाह रहे हैं ना तमाम कार्यकर्ताओं से, जिला स्तर के नेताओं से, बड़े नेताओं से, तो यही तुम जानना चाह रहे हैं कि यानी कि कोरोना के साए में चुनाव होने वाला है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके लिए होने वाला है और आप ये बताने वाले जनता को कि भाई हमने ये किया। देखिए, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस देश की कि किसी भी काम को चुनाव से जोड़ दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी के लिए नहीं, हम बिहार के जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। आप इसको चुनाव से जोड़िए, जिससे जोड़िए। हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। कल दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे बिहार में बात किया नीतीश जी ने और देर शाम बैठक होती है, पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक होती है, तो सवाल तो उठेगा ना खालिद जी, सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं,
पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। अगर आप हमारे हर काम को चुनाव से जोड़ करके देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। देखना चाहिए, आपको देखना क्या चाहिए, प्रेमचंद लेकिन जी हमारी चुनाव मंशा से क्या है जोड़कर इसको भी देखते देखना हैं? चाहिए। आनंद, क्या है? प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप बिल्कुल आप मानते हैं कि चुनावी तैयारी जेडीयू की तरफ से शुरू हो गई है और आप लोग की तरफ से बहुत ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, बीजेपी और जेडीयू हर मुद्दे पर राजनीति करती है। उनकी प्रायोरिटी बिहार के जनता को कैसे हम कोरोना संक्रमण से बचाएं, या जो लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं, या वो जो हज़ारों की संख्या में छात्र लौटे हैं बाहर से, उनके लिए रोजी रोटी का व्यवस्था क्या हो, उन्हें क्या सुविधा हम दें, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें कैसे हेल्प पहुंचाएं, और उन छात्रों की पढ़ाई आगे कैसे हो, ये प्रायोरिटी इनकी नहीं है। वो तो कर रहे हैं ना। सरकार की तरफ से दावा तो किया जा रहा है ना कि रोजगार सृजन किया जा रहा है, कई सारे नए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वो तो बात हो रही है। अब जब 15 साल में आप कुछ नहीं किए, कोई इंडस्ट्री नहीं लाए, कोई इन्वेस्टर को बिहार नहीं ला पाए, तो अब 2-3 महीने में कहाँ से आप इन्वेस्टर ले आएंगे और इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे, रोजगार दे देंगे? प्रेमचंद जी, कोरोना भी तो अभी आया है ना। आपके इसके पहले तो कभी इंडस्ट्री की बात आप लोगों ने नहीं उठाई थी, कभी रोजगार की बात नहीं उठाई थी। एकाएक अब जब कोरोना में सरकार कर रहे हैं तो फिर आप सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर है कि जो सरकार 15 साल में पलायन को नहीं रोक सकी, अगर हमारे लोगों को बिहार में रोजी रोटी का इंतजाम होता तो ये लोग बाहर क्यों जाते? पलायन का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया आपने? आप तो यहाँ पे बिहार के सियासत में जाति की राजनीति हो जाती है, कई सारे मुद्दे हो जाते हैं, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, तलाक, ये सब हो जाता है। तो ये मुद्दे किसने उठाए हैं? 370 और ये जो धारा 370 और ट्रिपल तलाक, ये तो एनडीए का ही मुद्दा। यही तो हम बोल रहे हैं कि किसी ने पहले विरोध किया, बाद उसके साथ खड़े हो। नहीं, हम यही तो बोल रहे हैं ना कि कोरोना संक्रमण के बीच में ये तमाम मुद्दे तो गौन हो गए थे। अब जब आप फिर से रोजगार, पलायन, ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। नीतीश जी ने लगातार 15 वर्षों में कहा कि हमने पलायन को रोका है, हमने क्वालिटी ये एक एजुकेशन अच्छी बिहार बात में है दी कि कोरोना के बहाने ही सही राजनीति में पलायन और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद बातचीत के लिए। जरूरी ये है कि इस मुद्दे को चुनाव के वक्त भी उठाया जाए, जनता भी इस मुद्दे पर सवाल पूछे। रोजगार और पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो अगर बिहार की सियासत में छाया रहा तो कुछ सुधार हो सकता है। इधर पटना में आरजेडी नेताओं की बैठक भी चल रही है। राबड़ी आवास पर बैठक हो रही है। प्रखंड और बूथ लेवल कमेटी के नेता शामिल हैं। तेजस्वी और जगदानंद सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यहां भी चर्चा हो रही है। तो एक तरफ जेडीयू की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कुमार खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी नेताओं से, हर जिले के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब आरजेडी भी तैयारी में जुट गई है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बैठक कब से शुरू हो चुकी है और कौन कौन लोग मौजूद हैं? क्या स्ट्रेटेजी है? क्या चुनाव एक अहम मुद्दा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसमें तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, ये दोनों बड़े नेता पार्टी के संगठन को लेकर ये बैठे हैं और तमाम और भी उनके साथ नेता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दो बड़े नेता जो लालू प्रसाद यादव, जिन दोनों पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, एक उनके बेटे तेजस्वी यादव और दूसरे जगदानंद सिंह, ये लगातार इस कोशिश में है कि जब चुनाव की तारीखें आनी बाकी है तो आप संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करें। खासकर बूथ लेवल पर जो आपके जो नेता है, आपके जो पदाधिकारी हैं, उनके मनोरंजन के लिए सारी ये बैठक चल रही है। और खासकर जो प्रखंड लेवल पर, जो यानी कि सबसे ज्यादा जनता से जिनका सीधे सरोकार है, जो वोटर से सीधे सरोकार है, उनको नजदीक जोड़ने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में जिस तरीके से अब बात डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, तो डिजिटली किस तरीके से आप मजबूत हो, बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आप कांग्रेस हो, उसके समक्ष आप किस तरीके से अपने आप को मजबूत करेंगे, तो बेहद अहम है। क्योंकि दो बड़े नेता अगर बैठे हैं और इस विषय पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए, साथ में उनको इस बात के लिए ट्रेन किया जाए अपने पदाधिकारियों को, किस तरीके से आप डिजिटली लोगों को कन्विंस कर सके, अपने वोटर्स तक पहुंच सके, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो बेहद अहम माना जा सकता है इस बात को लेकर, क्योंकि संगठन चुनाव को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि बूथ लेवल और जो प्रखंड लेवल पर जो संगठन में विस्तार होने चाहिए थे, उसमें कमी आ रही। इस बात की चर्चा सुबह पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि इस पर उन्होंने शिकायत भी की थी लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर। तो उसी के मद्देनजर जो है रघुवंश प्रसाद सिंह की शिकायत पर
फिर से एक बार बैठक हो रही है और तेजस्वी यादव और रघुवंश जगदानंद सिंह इस पर निष्कर्ष निकालने में लगे हैं कि किस तरीके से बूथ लेवल पर और मजबूती प्रदान की जाए। और ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिए, आरजेडी भी तैयारी में जुट गया है, आरजेडी की ओर से भी बैठक चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने बाहर के राज्यों से लौट रहे श्रमिकों का रेलवे स्टेशन पर उतरते ही फूलों और तालियों से स्वागत देखा होगा, लेकिन कटिहार में केरल से स्पेशल ट्रेन से पहुंचे श्रमिकों का स्वागत लाठी से हुआ। जी हां, तस्वीरें देखिए, किस कदर श्रमिकों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। सड़क पर श्रमिक इधर-उधर भाग रहे हैं और पुलिस लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। और देखिए, कई श्रमिक तो लाठी की मार खाकर जमीन पर बेसुध होकर भी गिर पड़े। श्रमिकों के लाठी से स्वागत के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल कटिहार रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद श्रमिकों को अन्य जिलों में भेजने के लिए बस की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस पर श्रमिकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखकर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया। हालांकि हंगामे और लाठीचार्ज का असर यह हुआ कि मौके पर प्रशासन के वरीय अधिकारी पहुंचे और श्रमिकों को बस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोलकर तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता कृष्णा शाही की हत्या को लेकर सवाल उठाए थे और उनकी पत्नी को न्याय दिलाने की मांग की थी। अब कृष्णा शाही की पत्नी तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रही हैं कि डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। वे अब इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। उस समय बाद में भी आप कभी मेरे पास आने के या मेरा दुख जानने के लिए आपने या इस केस के संबंधित किसी प्रकार का उद्भेदन करने की उस समय ज़रूरत नहीं समझा आपने। 3 साल के बाद आपको इसकी दर्द क्यों शुरू हुआ? इलेक्शन से मात्र 2 महीना पहले आपको ये दर्द शुरू होता है कि नहीं, भूमिहार के लिए मुझे खड़ा होना है और कृष्णा शाही के केस का उद्भेदन होना चाहिए। 3 साल आपने क्या किया? मैं आपकी बात करती हूँ। अनलॉक 1 में सतर्क रहने और भीड़ नहीं लगाने की सख्त हिदायतों के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। गया के प्रधान डाकघर में जनधन का खाता खुलवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। डाकघर की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई खास इंतजाम तक नहीं किया गया। संवाददाता अरुण चौरसिया ने डाकघर का जायजा लिया। लॉकडाउन 5 में भी छूट दी गई है, लेकिन सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लेकिन ये सतर्कता आपको प्रधान डाकघर में नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें हैं और विशेषकर महिलाओं की लाइनें हैं जो खाता खुलवाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। ये जो डाकघर में भीड़ है उस समय से शुरू हुई है जब जनधन अकाउंट में सरकार द्वारा राशि दी गई है और जिनका खाता नहीं खुला हुआ था वो यहाँ खाता खुलवाने आ रहे हैं। इसमें कई तरह की परेशानी भी हो रही है, तो यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं के बराबर हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ आए हैं, इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? ये देखिए, जिसका खाता खुला हुआ नहीं था उसी के लिए खुल रहा है। ये पहले जिसका खुल गया उसको मिल रहा है, जिसको नहीं है तो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ ध्यान कुछ रखा जा रहा है, ये सही है? नहीं, तो ये तो ध्यान सही रखा जा रहा है। इस वजह से गरीब को मिल जाता है, तो इससे बड़ा क्या और क्या चीज़ होता है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हाँ, सोचल नहीं है, सही बात है। हाँ, तो ये भीड़ है और यहाँ प्रबंधन जो है उसके द्वारा भी विशेष इंतजाम नहीं किया गया है। यही वजह है कि यहाँ लंबी कतारें महिलाओं की दिख रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। मधेपुरा का कुमारखंड पीएचसी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पीएचसी के एक डाटा ऑपरेटर से अब तक कुल 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। पीएचसी में कोरोना के फैलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। वहीं इस घटना ने मधेपुरा के स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। उनके जो रिलेशन में लोग थे, हमारे एक स्टाफ जिनको पॉजिटिव निकल गया था, जो कुमारखंड में ऑपरेटर थे, उनके संपर्क में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ रहे कुछ दिन, तो उनमें भी सैंपलिंग कराया गया ताकि जानकारी हो कि उनसे कोई कम्युनिटी कंटेमिनेशन संक्रमण हुआ है कि नहीं। कल उन लोगों का रिपोर्ट आया जिसमें 9 लोगों का नेगेटिव था और 15 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी अवेटेड है रिजल्ट। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने काम का बहिष्कार किया है, जिसके कारण इमरजेंसी समेत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि बीते 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जबकि कोरोना संकट में वे लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही इनका आरोप है कि जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी देते हैं तो प्रबंधन एफआईआर की धमकी देता है।
यही है कि हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। वैसे में हम लोग को जो यदि सैलरी नहीं दी जाती है मान लीजिए, तो हम लोग भूखमरी के कगार पे आ जाते हैं और आ चुके हैं। हम लोग किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। अनलॉक 1 में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का सिलसिला अब थमने लगा है। इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी दिखने लगा है। पहले जहां स्टेशन दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों से भरा रहता था, तो वहीं अब स्टेशन पर सन्नाटा है। स्टेशन पर मजदूरों का दबाव कम होने के बाद कई बदलाव किए गए हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता साकित कुमार ने। प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला अब थमने लगा है। अभी हम दानापुर स्टेशन पर हैं। यहाँ की तस्वीर आप देखिए। कल तक इस स्टेशन पर किस तरह से जो मेडिकल जो एस्टेब्लिशमेंट था वो यहाँ पर किया गया था। कई जगह डॉक्टरों की टीम बैठी हुई थी जो मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रही थी, और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो यहाँ पर तैनात थे। लेकिन तस्वीर अब देखिए साफ बदल गई है, क्योंकि अब जो है काफ़ी कम संख्या में ट्रेनें बिहार आ रही हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर। तो ऐसे में जो रेलवे है अब आम लोगों के लिए जो स्टेशन है उसकी कह सकते हैं शुरुआत हो गई है। अब आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि 1 जून से जो ट्रेनें चल रही है उसके बाद लोगों का आने का सिलसिला शुरू। कहाँ जाना है आपको? बनारस जा रहे हैं। ये जो 1 जून से ट्रेन शुरू हुआ, कितना आप लोग को अब राहत मिल रहा है? बहुत राहत है। यहाँ तो पहले मजदूरों का सिलसिला था, अब यात्री यहाँ आ रहे हैं जाने के लिए। यस सर, हम लोग भी 2.5 महीने बाद जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ भी तस्वीर देखिए, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बदली हुई आपको दिखेगी। पुलिस की जो तैनाती थी वो भी ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पहले लगातार पुलिस और तमाम लोग यहाँ पर रहते थे वो अब यहाँ पर तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। तो स्टेशन भी अब देखिए खोल दिया गया है आम लोगों के लिए। आपको यहाँ पर दिखेगा आम यात्री ही दिखेंगे जो अब आ जा रहे हैं, जो जिस तरह से ट्रेनों की शुरुआत हुई है। और देखिए आप तस्वीर किस तरह से पूरा जो स्टेशन परिसर है वो लगभग खाली है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि को मुठभेड़ में मार गिराया है। दिनेश मुनि पसराहा के थानेदार के हत्या का आरोपी था और पुलिस इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी। हालांकि दिनेश मुनि का 3 साथी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 कार्बाइन बरामद किया है। बता दें कि 12 अक्टूबर 2018 को खगड़िया के पसराहा थाना अध्यक्ष आशीष सिंह जब कुख्यात दिनेश मुनि को पकड़ने गए, तभी दिनेश मुनि ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। दिनेश मुनि पर कई और मामले भी दर्ज हैं। तो भागलपुर के नवगछिया में कुख्यात दिनेश मुनि के एनकाउंटर की पुलिस एसोसिएशन ने सराहना की है और कहा कि इससे अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। 100% पुलिस निष्पक्षता के साथ हर काज को करती है। देखने वाले की नजरिया अगर गलत है तो उसका अलग चीज़ है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आज के डेट में बिहार पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। बिहार पुलिस निष्पक्ष रूप से काज करती है, अपराधी कोई हो। आज के डेट में बिहार के तमाम 1 लाख पुलिसकर्मी हमारे जो डीजीपी साहब है उनके साथ खड़ी है और सरकार के हर कार्य के साथ खड़ी है, कानून की रक्षा के लिए खड़ी है। बैंक ऑफ इंडिया को 86 लाख का चूना लगाकर कई सालों से फरार चल रही महिला को भोजपुर जिले के छीने गांव से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर बोकारो के चास स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 86 लाख का लोन लिया और वहां से फरार हो गए। बैंक मैनेजर की शिकायत पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और इसी को लेकर झारखंड पुलिस भोजपुर के छीने गांव पहुंची, जहां से महिला दीप्ति सिंह उर्फ तृप्ति सिंह को गिरफ्तार किया गया। महिला इतनी शातिर है कि आरा सदर अस्पताल में जब पुलिस की टीम उसे मेडिकल को लेकर पहुंची तो उसने यहां से भी भागने का प्रयास किया। हालांकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल दीप्ति उर्फ तृप्ति सिंह के पति और देवर की तलाश जारी है। पटना नगर निगम के कई कारनामे आपने सुने होंगे, लेकिन इस बार पटना नगर निगम ने जो कारनामा किया है उससे हजारों नहीं लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। पटना बाईपास की सड़क पर जो घंटों जाम लग रहा है उसके पीछे की असल वजह पटना नगर निगम है। जी हां, पटना नगर निगम ने नालों की सफाई के बाद सारा मलबा सड़क पर ही रख दिया। बाईपास की मुख्य सड़क का करीब आधा हिस्सा उस मलबे से ढका हुआ है, जिससे गाड़ियों के चलने में परेशानी हो रही है और जाम लग रहा है। संवाददाता रवि एस नारायण ने नगर निगम की इस कारस्तानी का जायजा लिया। पटना बाईपास की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना बाईपास में ये देख सकते हैं कि जो लंबी जो लाइन है, देख सकते हैं कि पूरी तरह से पटना का बाईपास जाम है
और गाड़ियों की लंबी फहरिस्त जो है लगी हुई है, बमुश्किल से यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो जाम है किसी ट्रैफिक के कारण नहीं है, लेकिन ये जाम है ये गंदगी के कारण। आप देख सकते हैं कि जो पूरी सड़क है, आधा से ज़्यादा सड़क पर ये कचरा फैला हुआ है। ये वो कचरा है जो नगर निगम ने नाले की सफाई में निकाला है, और नाले की सफाई करके नगर निगम जो है ये पूरी तरह से सड़क पर डाला हुआ है, और आधे से ज़्यादा सड़क जो है वो इस कचरे से पटा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि आप ज़रा तस्वीर देखिए कि पीछे कितनी लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है गाड़ियों की, और ये पूरी तरह से जाम रहे। और पूरे दिन जो है इतनी ही मशक्क़त लोगों को करनी पड़ती है यहाँ से गुजरने के लिए। तो ज़रा सोचिए कि नगर निगम सफाई तो जारी रखे हुए है, लेकिन इसे उठाने वाला कोई नहीं है, इसे ले जाने वाला कोई नहीं है, और पूरी सड़क जो है इसके से पटा हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो नाम हुआ। दिन भर जाम ऐसे ही रहता है? दिन भर जाम रहता है। नगर निगम वाला सब मट्टी निकालते हैं लोग नाला में से और रोड पर छोड़ देते हैं। उठाते तो है नहीं। दिन भर जाम लगा रहता है सुबह से शाम तक एकदम काफी। और इससे परेशानी भी हो रही है? सभी को परेशानी होता है, पैदल चलने वाले को परेशानी होती है, आने जाने वाले सबको पार होना मुश्किल हो जाता है रोड एकदम। देखिए वो एक जगह नहीं है, आपको ये अगर दिखाऊं तो टीले का रूप ले लिया है, और यहाँ से लेकर के पूरे बाईपास में जो है वो यही तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। हर जगह जो है वो नाले की सफाई कर करके पूरे सड़क पर बिछा दिया गया है, और इसका नतीजा है कि पूरा बाईपास पूरे दिन जाम रह रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। ऐसा पहली बार नहीं है जब पटना नगर निगम ने इस तरह की कारस्तानी दिखाई हो। पिछले साल याद होगा पटना डूबा, जिम्मेदारी नगर निगम पर ही आई थी। आज नालों की सफाई हुई तो अब सड़क पर जाम लगवा दिया गया। सवाल है कि कब सुधरेगा पटना नगर निगम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।